मेरे विद्यार्थियों, कल सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को हम लोगों ने देखा था। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, जो आपका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स और बेंजीन्स, इस चैप्टर को आज हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। आज इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स अथवा बेंजीन्स, ये फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि इससे बोर्ड में 4 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे। तो हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स और बेंजीन्स को पढ़ने से पहले कल के क्लास में आपने फोकस किया था और हम बार बार जिक्र कर रहे थे हाइड्रोकार्बन, बार बार जिक्र कर रहे थे कि आपको हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को फोकस करना है। और अगर आप इसको बढ़िया से फोकस कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर आप बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का बार बार जिक्र हमने कल किया था। इस हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटा गया। इस हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम एलिफेटिक, एक का नाम एलिफेटिक और दूसरे का नाम एरोमेटिक। दूसरे का नाम एरोमेटिक, एक का नाम एलिफेटिक और दूसरे का नाम एरोमेटिक। थोड़ा सा इस वर्ड को जान लेते हैं कि एलिफेटिक और या एरोमेटिक ये वर्ड बना कहाँ से। तो बच्चों, ये जो एलिफेटिक वर्ड एलिफर्स से बना है। ये एलिफेटिक शब्द जो है वो एलिफर्स से बना है और ये एलिफर्स ग्रीक शब्द, ये एक ग्रीक वर्ड है एलिफर्स। और एलिफर्स का मीन्स आप बोल सकते हैं फैट्स, जिसको आप बसा कह सकते हैं। अर्थात जो एलिफेटिक यौगिक होता है, इसका जो प्रारंभिक सदस्य है, इसका जो शुरुआती सदस्य है, इसका जो प्रारंभिक सदस्य है वो जंतु, जिसको आप एनिमल बीइंग बोलते हैं, जिसको जंतु एवं पादप, पौधे हो गए, प्लांट बीइंग। तो ये जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक कंपाउंड का प्रारंभिक सदस्य, उसका जो इनिशियल मेंबर है वो जंतु एवं पादप बसा से प्राप्त हुआ था। जंतु एवं पादप बसा से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। इसलिए इसका नाम एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है, क्योंकि ये इसका प्रारंभिक सदस्य जंतु एवं पादप कोशिका से प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा अगर हम एरोमेटिक का चर्चा करें तो ये जो एरोमेटिक वर्ड है, तो एरोमेटिक वर्ड ग्रीक शब्द से ही एरोमा से बना, ग्रीक शब्द एरोमा से बना है, जिसके मीनिंग को अगर आप देखें तो ये जो एरोमा वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल, जिसको आप कह सकते हैं सुगंधित, स्वीट स्मेल, सुगंधित। अर्थात इस एरोमेटिक यौगिक में जो भी चीज़ आएंगे
वो एरोमा वर्ड से बना हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ सुगंधित हुआ। अब हम पुनः इस एलिफेटिक और इस एरोमेटिक शब्द का विस्तृत विश्लेषण करते हैं, इसके कंपाउंड का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। तो एलिफेटिक, ये एलिफेटिक यौगिक जो है, इसमें कार्बन के जो चेन है, ये कार्बन चेन जो है ये खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है। ये इसका कार्बन का जो चेन है ये खुला हुआ रहता है एलिफेटिक का, इसलिए इसको आप ओपन चेन कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसको आप खुली श्रृंखला वाले यौगिक, मतलब ओपन चेन कंपाउंड आप इसको कह सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। आप एलिफेटिक यौगिक को खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कह सकते हैं। चूंकि इसमें चक्र नहीं रहता है कार्बन का, अतः एलिफेटिक कंपाउंड को आप एसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसको एसाइक्लिक, ओपन चेन कंपाउंड, एलिफेटिक आप इसको बोल सकते हैं। ये हो गया अचक्रीय, एसाइक्लिक, अचक्रीय यौगिक। तो बच्चों, एलिफेटिक यौगिक जो है, एलिफेटिक यौगिक में चूंकि कार्बन का चेन ओपन रहता है, कार्बन का चेन खुला हुआ रहता है, अतः आप इसको ओपन चेन कंपाउंड अथवा एसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल पर आप अगर जाइएगा तो कुछ कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलेगा एलिफेटिक कंपाउंड में। जैसे आपको प्रीवियस क्लास में, पहले वाले क्लास में अल्क बताया गया था, अल्क। और आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने अल्क के बारे में बहुत पढ़ा है। ये किसी भी कार्बनिक यौगिक आप पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब हम नाम लेते हैं, नाम तो पढ़ना ही है इसमें, किसी कार्बनिक यौगिक के नाम की मौलिक इकाई होती है, बेसिक यूनिट होता है, इसके बगैर नाम नहीं होता है। मौलिक इकाई, ये बेसिक यूनिट हर नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसी से लिया जाएगा, अल्क से ही लिया जाएगा। इसलिए अल्क के बारे में भी थोड़ा सा डेप्थ से हमको जानना पड़ेगा। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक, ये चैप्टर है हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम की मौलिक इकाई, जिसको आप बेसिक यूनिट बोलते हैं, मौलिक इकाई को अल्क अथवा इसी को आप दूसरे रूप में वर्ड रूट कह सकते हैं। इसी को आप दूसरे शब्द में वर्ड रूट कह सकते हैं। तो अल्क अथवा वर्ड रूट कहा जाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम की मौलिक इकाई को अल्क या वर्ड रूट कहा जाता है। इसमें बच्चों आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की संख्या अगर 1 रहती है तो आप मैथ बोलते हैं। ये सब आपने प्रीवियस क्लास में बहुत पढ़ा है, मैथ या मिथ बोलते हैं। इसी टाइप से कार्बन की संख्या अगर 2 रहता है तो आप एथ या इथ बोलते हैं, इथ या एथ बोलते हैं। इसी टाइप से कार्बन की संख्या 3 अगर रहा तो प्रोप बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर 4 रहा तो ब्यूट बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर 5 रहा तो पेंट बोलते हैं। तो ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अल्क में आपको सिखाया भी गया है, ये आपको लिखने का तरीका प्रीवियस क्लास में सिखाया गया। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है तो मैं एक बार फिर इसको लिखने के लिए सिखा दूंगा। तो ये आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। अल्क, ये अल्क जान जाने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को प्राइमरी सफिक्स,
प्राइमरी सफिक्स पर जाना पड़ता है। प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न जिसको आप बोलते हैं, प्राइमरी को ऐसे डिनोट करते हैं 1 डिग्री देके। तो प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न। इस प्राथमिक अनुलग्न में आपने एन शब्द पढ़ा है, आपने इन पढ़ा है, आपने आइन पढ़ा है, आपने आइल पढ़ा। बच्चों, जब बॉन्ड आप पढ़ते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच, अगर प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो आप प्राइमरी सफिक्स एन यूज करते हैं। और अगर प्रत्येक कार्बन नहीं बल्कि किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और शेष में सिंगल बॉन्ड रहता है तो आप इन प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। और अगर आइन रहता है, आइन यूज करते हैं आप, तो किसी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और शेष में सिंगल बॉन्ड रहता है। तो बच्चों, ये प्राइमरी सफिक्स ये किसी कार्बनिक यौगिक के सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को बताता है, मतलब संतृप्तता और असंतृप्तता को बताता है। तो ये जो आप एन देख रहे हैं ये सेचुरेशन को व्यक्त करता है, ये संतृप्तता को इंडिकेट करता है। जो एन आप देख रहे हैं इसमें इच कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। और ये इन और आइन जो आप देख रहे हैं, इन और आइन, ये अनसेचुरेशन, ये अनसेचुरेशन, असंतृप्तता, तो ये असंतृप्तता को मानता है। और जब आप इसको, ये चूंकि सफिक्स है और ये सफिक्स वर्ड रूट के बाद लगाया जाता है, ये अल्क या वर्ड रूट जो आप पढ़ रहे हैं, इस अल्क या वर्ड रूट के बाद इसको लगाया जाएगा। और जैसे ही आप इसको इसके पीछे लगाएंगे तो ये रहा आपका अल्क, ये रहा आपका अल्क, और जैसे ही आप इसके बाद इसको लगाइएगा एन, तो ये आपका बन जाएगा एल्केन, ये आपका बन एल्केन एल्केन। और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी टाइप से ये आपका रहा अल्क। अल्क तो आपका आएगा ही, ये किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम की मौलिक इकाई है। बगैर अल्क के आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते नहीं हैं, तो अल्क आएगा ही। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर अगर आप इन जोड़ रहे हैं, इसके बाद में अगर आप इन को अटैच कर रहे हैं तो यहाँ से आपका बनता है एल्कीन, ये एल्कीन हुआ। ये भी आपका एलिफेटिक में आ गया, माना जो एग्जाम्पल आप अब ये देख रहे हैं वो टोटल एलिफेटिक देख रहे हैं। इसी टाइप से अगर आप अल्क ले लेते हैं और उसमें आइन को जोड़ते हैं, आइन को, तो ये आपका हो गया एल्काइन, अल्काइन भी आप बोलते हैं। ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये एलिफेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। और थोड़ा सा आप जरा सा पीछे आए तो ये जो आपने अभी एल्केन देखा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अगर आप इसका जनरल फार्मूला बनाना चाहते हैं, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, तो आप जनरल फार्मूला में कभी भी किसी का अगर जनरल फार्मूला आप बनाते हैं, कभी भी अगर किसी का आप जनरल फार्मूला बनाते हैं तो आप CnH2n पहले से ही मन में बैठा के चलिए। ये आपको हर फार्मूला में यूज करना है। बच्चों, ये n कार्बन परमाणु की संख्या है, तो ये CnH2n आप हर जनरल फार्मूला में यूज करते हैं, सभी जनरल फार्मूला में यूज करते हैं CnH2n। जहां n जो देख रहे हैं आप, n, ये n कार्बन परमाणु की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये कार्बन परमाणु की संख्या, ये कार्बन परमाणु की संख्या होगी जो n आप देख रहे हैं।
तो जब जनरल फार्मूला लिखने का गप होगा, सामान्य सूत्र आप किसी का लिखिएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव में एक आध नंबर का जरूर पूछता है, आप लोगों के क्लास में भी पूछता है, छोटे क्लास में भी पूछता है, तो एक नंबर का तो जनरल फार्मूला से भी प्रश्न रह जाता है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला लिखें, एल्कीन का जनरल फार्मूला लिखें CnH2n, एल्काइन का जनरल फार्मूला लिखें CnH2n आप डालते ही। तो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, किसी का भी फार्मूला आप जनरल फार्मूला आप लिखते हैं तो CnH2n सब में डालते हैं। अब फर्क कहाँ पड़ेगा? जहाँ आपने n जोड़ा, जहाँ आप फार्मूला में प्रोनाउंसिएशन में n जोड़े हैं प्राइमरी सफिक्स, वहाँ पर आपको +2 कर देना है, अर्थात n दिमाग में रख करके आपको +2 कर देना है। इसी टाइप से इन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ना है, CnH2n ही रह जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है बच्चे कि जब भी हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला बोलते हैं तो फिर हमको निश्चित रूप से CnH2n, CnH2n, CnH2n ये बोलना ही है। लेकिन अगर n प्रोनाउंसिएशन होता है, लास्ट में n उच्चारण होता है, तो आप +2 कीजिए फॉर जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जब आप लिखते हैं तो n सोच के आप +2 कीजिए। इन जहाँ पर है आप कुछ नहीं कीजिए। इसका मतलब आपको दिमाग में रखना है कि n का सेंस +2 हुआ, इन का मतलब कुछ नहीं है। और जब आइन प्रोनाउंसिएशन आए, प्राइमरी सफिक्स बोले आप आइन, तो वैसी स्थिति में आपको -2 करना है, वैसी स्थिति में आपको -2 करना है। इसका मतलब एल्केन का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n +2। इसमें बच्चों आप n का जो मान, n अभी हमने जस्ट तुरंत बताया है कि n हुआ कार्बन परमाणु की संख्या, इसमें आप n का मान जो शुरू कर सकते हैं वो 1 से शुरू कर सकते हैं और आप बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए जहां तक आपको बढ़ना है। इसका मतलब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n का मान आप 1 और 1 से बड़ा रखिए। इसी टाइप से आप चले आइए एल्कीन में, तो n का मान अगर रखने का बात होगा तो इसमें n के मान को आप 2 से शुरू कीजिए। इसमें आप n के मान को 2 से शुरू कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इसका मतलब इसमें n का मान 2 से बड़ा या बराबर होगा, 2 भी रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा जाएगा। इसी टाइप से आप एल्काइन में अगर आते हैं तो एल्काइन में n का मान जो आप शुरू कीजिएगा, n का मान इसमें भी आप 2 से शुरू कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो बच्चों हम जनरल फार्मूला के बारे में सुन रहे थे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं टोटल आपको एलिफेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है और एलिफेटिक कंपाउंड आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा एलिफेटिक कंपाउंड में अगर आप एल्केन में आते हैं, एल्केन अभी आपने सुना है, एल्केन में आते हैं CnH2n +2, आपने अभी इसका जनरल फार्मूला देखा है। और n का मान आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो n का मान आपका 1 जब होता है, ये 2 गुना 1 + 2, यहाँ 4 हो जाता है। पहला कंपाउंड है ये एल्केन श्रेणी का मीथेन। तो बच्चे जैसे ये एल्केन हुआ, मीथेन इसका पहला सदस्य है। इसी टाइप से आप n का मान 2, 3, 4, 5 रखते रखते आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एलिफेटिक कंपाउंड हुआ। और इस एल्केन श्रेणी में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इससे अगर आप H हटाते हैं, आप इससे अगर एक H को हटा दीजिए, अभी देखिए हाइड्रोजन का संख्या और कार्बन के संख्या में आप रिलेशन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जितना भी कार्बन का संख्या होगा, हाइड्रोजन का संख्या उसके दुगुना से 2 ज़्यादा है। कार्बन आपने 1 रखा है तो हाइड्रोजन 4 है, तो 1 और 4 में रिलेशन आप देख लीजिए। इसको 2 से गुना करते हैं, 2 जोड़ते हैं, अर्थात 2 गुना से 2 ज़्यादा। तो जब हाइड्रोजन का संख्या 2 गुना से 2 ज़्यादा है कार्बन के संख्या से, तो वो एल्केन श्रेणी का कंपाउंड हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा जब इसका स्ट्रक्चर आएगा।
इससे आप एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दीजिए। तो एक जब आप इससे हटा दीजिएगा तो हाइड्रोजन को हटा रहे हैं हम, तो जब हाइड्रोजन को हटाएंगे तो कार्बन तो उतना ही रहेगा, तो कार्बन आपका उतना ही है। हाइड्रोजन यहाँ पर दुगुना से 2 ज़्यादा है, तो जब हाइड्रोजन यहाँ पर दुगुना से 2 ज़्यादा है और आप एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो अब दुगुना से 2 ज़्यादा नहीं रहेगा, अब दुगुना से 1 ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा CnH2n+1, और CnH2n+1 ये आपका बना जब आपने एल्केन श्रेणी से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया तो बना CnH2n+1। इसमें भी आप n का मान, जैसे कि इसमें करते थे आप कि n के मान को 1 से शुरू करते थे, वैसे ही आप इसमें n के मान को 1 से शुरू कीजिएगा। तो 1 से शुरू कीजिएगा, इससे भी आपका कंपाउंड बनते जाएगा, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, इस टाइप का कंपाउंड बनते जाएगा। इस इन द सेंस यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से 1 ज़्यादा होगा। मान लीजिए कार्बन आप 1 रखते हैं, तो कार्बन 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ अगर 2 रखते हैं तो ये 6 हुआ, यहाँ अगर 2 रखते हैं तो ये आपका 5 हुआ। इसी टाइप से ये मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो ये जो एल्किल समूह, इस एल्किल समूह को हम लोग सूचित करते हैं R से। ये R ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत बार आएगा। एल्किल ग्रुप को आपको बहुत बार सुनना है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से। इसका जनरल फार्मूला हुआ CnH2n+1। हाइड्रोजन हमेशा इसमें दुगुना से 1 ज़्यादा रहेगा, जितना भी कार्बन रहे। n का मान आप 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये R, कैपिटल R जो आप देख रहे हैं, ये एल्किल समूह है जो बार बार हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बार बार ये यूज में आएगा एल्किल। और याद रखिएगा इसमें हाइड्रोजन रहेगा दुगुना से 1 ज़्यादा, जितना भी कार्बन आप रखें हाइड्रोजन रहेगा दुगुना से 1 ज़्यादा, और ये रिप्रेजेंट करेगा एल्किल समूह को। तो ये एल्किल समूह आपका फॉर्म हुआ, ये एल्किल समूह जो आपका बना वह बना है एल्केन से। तो ये भी जो है एलिफेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आ जाता है, बिकॉज ये भी जो बना है एल्केन से बना, एल्केन एलिफेटिक कंपाउंड के अंतर्गत है। और इससे आपने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, एक हाइड्रोजन को हटाया है, और इससे आपका एल्किल समूह फॉर्म, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं R से। जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1। तो अभी आप कुछ उदाहरण देख रहे थे एलिफेटिक कंपाउंड का कुछ उदाहरण देख रहे थे। हम लोगों का जो चैप्टर है वो पता है आपको, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स और बेंजीन्स, ये चैप्टर है हम लोगों का। और इसमें हम लोगों ने एलिफेटिक वर्ड को देखा, एलिफेटिक यौगिक को देखा। अब थोड़ा सा आप एरोमेटिक यौगिक के बारे में थोड़ा सा सुनिए। एरोमेटिक जो यौगिक होता है सामान्यतः या बेंजीन, अभी आप इस बेंजीन के बारे में सुनिएगा। बेंजीन आपको पता है, इसका आणविक सूत्र होता है C6H6। कार्बन इसमें 6 रहता है, हाइड्रोजन इसमें 6 रहता है। और आपको ये भी पता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 है, और कार्बन का संयोजकता भी 4 है। अतः यह कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन चतुसंयोजी होता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। और थोड़ा सा अगर आप बेंजीन की संरचना पढ़ जाते हैं, चूँकि एरोमेटिक कंपाउंड में आप पूरे बेंजीन पर ही फोकस कीजिएगा, बेंजीन और इसका डेरिवेटिव्स, कल डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा हम बताए थे कि उसी से निकला हुआ, उसी से बना हुआ। तो बेंजीन के बारे में आप सुनिएगा। ये कार्बन 6 आप देख रहे हैं,
6 कार्बन है और ये कार्बन चतुः संयोजी होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः यह 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए। और हाइड्रोकार्बन 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 आप बार बार बोल रहे थे, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन आएगा और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता ये भी एक ही होता है। तो ये एक बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, ये डुप्लेट पूरा करता है, ये द्विक पूरा करता है, ये डुप्लेट पूरा करता है, ये द्विक पूरा करता है और हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करता है। तो इस कार्बन को अगर हम सिंगल बॉन्ड से अटैच करें, इस कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अगर हम अटैच करें, तो ये 6 कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच किया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के पास अभी 2 बॉन्ड ही है। जितना भी कार्बन आप देख रहे हैं, सभी कार्बन में आप देखिए 2 बॉन्ड ही। अब जो ये मेरा 6 हाइड्रोजन है, इस 6 हाइड्रोजन को इसमें अटैच करते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, डुप्लेट पूरा करेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और वह द्विक पूरा करता है। तो ऐसे अगर आप हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन द्विक पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन का 3 बॉन्ड ही है। अतः इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आप किधर से भी एंटी क्लॉक जाइए, क्लॉकवाइज जाइए, आप एक डबल कीजिए, एक सिंगल छोड़िए। देखिए अगर आप एक डबल कर देते हैं तो कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन को आप गौर से देखिए तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। अब आइए एक आप सिंगल छोड़ दीजिए, एक डबल कर लीजिए। इसी टाइप से यहाँ आपने किया, इसका 4 इसका 4, गौर से देखिए तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसी टाइप से आप इसको सिंगल छोड़िए, इसको डबल कर दीजिए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाता है। ये बेंजीन का संरचना है। इसी बेंजीन के संरचना को आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जब आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा दीजिएगा तो आपने कंडेंस्ड फार्मूला पढ़ा होगा, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट ईयर के क्लास में हम लोगों ने 4 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सूत्र को व्यक्त किया था। लेवी संरचना भी था, उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला था, कंडेंस्ड फार्मूला होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है। तो जब आप थोड़ा सा इसमें बॉन्ड लाइन फार्मूला में जाइएगा तो उसमें हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, कार्बन को भी हटा दिया जाता है। तो हटा देने के बाद आपको कार्बन को हटा दिए, आप हाइड्रोजन को हटा दिए, तो इस प्रकार का आपको होता है संरचना। अब बॉन्ड आप कर लीजिए। देखिए ये अगर आप ऐसे जाते हैं तो ये क्लॉकवाइज है, और ऐसे अगर आप मूव कर रहे हैं, यहाँ पहले दिए, फिर यहाँ दिए, फिर यहाँ दिए, तो ये आप एंटी क्लॉक जा रहे हैं। ऐसे कर दीजिए, अथवा इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप मूव कीजिए इधर, यहाँ लिए, इसको डबल बनाए, इसको डबल बनाए, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक भी जा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर ये दोनों तरफ मूव करेगा तो आप इसको राउंड फिगर में भी दिखा सकते हैं। आप इसको बेंजीन को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कीजिएगा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन है। तो जब बच्चों हम एरोमेटिक कंपाउंड में जाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा बेंजीन पर। और बेंजीन में ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, इससे हाइड्रोजन हटेगा और इसके जगह पर कुछ आएगा तो वो हाइड्रोजन, ये बेंजीन का डेरिवेटिव्स हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ऐसा संरचना लिखिए, ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए, ये सभी बेंजीन। और इस बेंजीन में यहाँ जो आप देख रहे हैं, हर जगह एक एक हाइड्रोजन, देखिए हर जगह एक एक हाइड्रोजन, प्रत्येक जगह एक एक हाइड्रोजन है। जब भी कभी डिस्प्लेस करना होगा, हटाना होगा, तो यहाँ पर आप कोई दूसरा चीज़ जुड़ा हुआ देखिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देगा तो वो हो जाएगा बेंजीन का डेरिवेटिव्स।